नमस्कार साथियों। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय 1 के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी यहाँ चर्चा करेंगे। ये जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय है, ये केवल कक्षा 10 के लिए ही नहीं अपितु रीट अभ्यर्थियों के लिए भी और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए चर्चा करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं एवं नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम से कम एक नया पदार्थ बनता है, तो वह अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अपन दैनिक जीवन के अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं देखते हैं। जैसे मैं बात करूं लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जो जंग बनता है वो एक नया पदार्थ है और इस जंग से वापस लोहे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा अपन उदाहरण लेते हैं दैनिक जीवन में, जैसे लकड़ी का दहन है। लकड़ी का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और राख बनती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जो राख बनती है ये एक नया पदार्थ है, तो यहाँ पर ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं वो आपके समक्ष यहाँ पर हैं। सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर है मैग्नीशियम रिबिन का दहन। मैग्नीशियम रिबिन का दहन करने के लिए सबसे पहले मैग्नीशियम रिबिन को रेगमाल से साफ कर देते हैं। रेगमाल से साफ करना इसलिए आवश्यक है ताकि इसके ऊपर जो धूल आदि की अशुद्धियाँ होती हैं या मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कोई अशुद्धि है तो वो भी इसको क्या है कि रेगमाल से साफ करने से हट जाती है और शुद्ध रूप से अपने को मैग्नीशियम प्राप्त होता है जो इसके जलने में सहायक होता है। तो इसके लिए जो अभिक्रिया है, यहाँ पर जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है जिसे वाच ग्लास के अंदर एकत्रित कर लिया जाता है। अभी राजस्थान बोर्ड का जो पेपर 2022 में हुआ है उसके अंदर इसका जो सुनामांकित चित्र है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण का, जो वाच ग्लास में इसकी राख को एकत्रीकरण किया जाता है, तो उसका चित्र है वो पूछा गया था 2 नंबर के अंदर। तो इसका चित्र भी आपको याद रखना है। और इसका जो रासायनिक समीकरण है 2Mg + O2 यानी कि ऑक्सीजन, दोनों ने क्रिया की और इससे बना 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया। लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों ने क्रिया की और इससे बना उत्पाद लेड आयोडाइड, जो कि एक अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब अविलेय पदार्थ जो विलयन के अंदर घुलनशील नहीं होते। और साथ में बना है पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ भूल से मैंने लेड नाइट्रेट लिख दिया है जबकि इसकी जगह होना चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट, तो आप लेड नाइट्रेट न समझकर इसे पोटेशियम नाइट्रेट समझे। ये इसका दूसरा उदाहरण है। आगे इसके बारे में जब द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तब इस उदाहरण का दोबारा चर्चा करेंगे। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। जब जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। इसका चित्र है 1.2, जिसके अंदर दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया का चित्र दे रखा है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आपको चित्र भी याद रखना चाहिए। यहाँ पर जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया हो रही है और इसे जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अभी अपन ने जो 4 उदाहरण देखे, ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं और आगे हम और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं या कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो उसको किस प्रकार से लिखा जाए, उसका निरूपण किस प्रकार से किया जाए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का रासायनिक प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, जो उत्पाद बन रहे हैं, उनका रासायनिक प्रतीकात्मक निरूपण करना। यानी कि जैसे यहां पर एक शब्द समीकरण दे रखा है। शब्द समीकरण का मतलब है हिंदी के अंदर हम अभिक्रिया को लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई और इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इससे लिखा गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, बीच में तीर का निशान। तीर का निशान हमें अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न हो रही है। इसका रासायनिक समीकरण मैग्नीशियम का प्रतीक है कैपिटल M स्मॉल g Mg और ऑक्सीजन गैस का प्रतीक है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक है MgO। तो इस प्रकार से जब हम निरूपण करते हैं तो यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब आता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों करना आवश्यक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। ये हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जानते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान है वो बराबर रहता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व, यह इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी कि भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में जो बन रहे हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो समान होती है। जिस प्रकार अपन एक तुला जो होती है, जो सामग्री तोलने के लिए काम आती है, एक तरफ बाट रखे हुए होते हैं, एक तरफ सामग्री रखी होती है, और जब जो उसका कांटा है वो संतुलीकरण स्थिति यानी कि मध्य में रहता है और दोनों पलड़े बराबर रहते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि तुला संतुलित है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसमें अभिकारक के अंदर जो तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या है वो समान करने की आवश्यकता होती है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा है वो हम इस अध्याय की समाप्ति पर करेंगे, जिसके अंदर आपको 2-4 उदाहरण के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, वो आप देख लीजिए। जो प्रश्न संख्या 6 में दे रखे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन के पृष्ठ पर उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए ताकि शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त हो सके। दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो यहाँ पर आपको संक्षेप में समझा देते हैं और इस पाठ के अंत के अंदर एक विशेष टॉपिक लेके और
रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है समझाया जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पहला है वो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन है, इन दोनों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए H2 में परमाणुओं की संख्या 2 है, क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि HCl के अंदर दोनों एक एक थी। तो HCl के आगे 2 लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो जाती है, क्लोरीन के परमाणु की संख्या 2 हो जाती है। इससे क्या होगा, अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो जाती है। इसके बाद है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों की अभिक्रिया है और इससे बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो यहां पर जो इसको संतुलित करते हैं, तो सबसे पहले हम ध्यान देने योग्य जो बात है, यहाँ जो सल्फेट है, यानी कि सबसे पहले जो संतुलित करते हैं उसके अंदर सबसे अधिक परमाणु कौन से हैं, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में, उसे पहले संतुलित करना होता है। तो यहाँ पर जो सल्फेट आयन है वो उसकी संख्या 3 है अभिकारक के अंदर, और उत्पाद के अंदर इसकी संख्या 1 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उत्पाद के अंदर इसकी संख्या को 3 करने के लिए बेरियम सल्फेट के आगे 3 लगा लेते हैं। जैसे 3 लगाते हैं तो इससे क्या होता है, बेरियम की संख्या 3 हो जाती है उत्पाद में, जबकि अभिकारक में इसकी संख्या 1 है। तो 1 को 3 में बदलने के लिए अभिकारक में बेरियम जो क्लोराइड है इसके आगे 3 लगा लेते हैं। ऐसा करने पर बेरियम की संख्या 3 हो जाती है, लेकिन क्लोरीन की संख्या 6 हो जाती है अभिकारक के अंदर। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उत्पाद के अंदर क्लोरीन की संख्या है वो 3 है, तो इसे 6 में कन्वर्ट करने के लिए एल्यूमिनियम क्लोराइड के आगे 2 लगा लेते हैं। ऐसा करने से क्लोरीन 6 हो जाती है, साथ में एल्यूमिनियम 2 हो जाती है। अभिकारक में भी एल्यूमिनियम की संख्या 2 है और उत्पाद के अंदर भी एल्यूमिनियम की संख्या 2 है। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो जाता है। अगला तीसरा है सोडियम जल, इन दोनों की अभिक्रिया है और इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसे संतुलित करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो उत्पाद के अंदर ज्यादा है। यहाँ पर 2 H2 वाले और एक NaOH के अंदर जो H है, यानी कि कुल मिला के 3 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं कि NaOH के आगे 2 लगा लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाती है। 2 हाइड्रोजन गैस वाले और 2 NaOH वाले। अब अभिकारक के अंदर इसकी संख्या को 4 करने के लिए जल का जो अणु है H2O, इसके आगे 2 लगा लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन की परमाणु की संख्या है वो 4 हो जाती है। ऐसा करते हैं तो देखते हैं सोडियम आयन की जो परमाणु संख्या है वो असंतुलित होती है। उत्पाद के अंदर सोडियम 2 हो जाते हैं, जबकि अभिकारक के अंदर इसकी संख्या 1 है। तो अभिकारक के अंदर सोडियम के आगे 2 लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा समीकरण है वो संतुलित हो जाता है। फिर है अगला रासायनिक समीकरण लिखना एवं संतुलित करना और अवस्थाओं को दर्शाना। अवस्थाओं को दर्शाना यानी कि वो जलीय है, लिक्विड है या फिर सॉलिड यानी कि ठोस है, तो उसको भी साथ में दर्शाना है और संतुलित भी करना है। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड BaCl2, और इसमें इसने कहा था कि जलीय है, जलीय होने के लिए इसमें एक्वेटिक AQ लगा लेते हैं इसके पीछे। और सोडियम सल्फेट ये विलयन है, इसका विलयन के लिए हम लिक्विड L लगा लेते हैं पीछे। फिर सोडियम क्लोराइड NaCl ये भी विलयन है, इसके पीछे L लगा लेते हैं। और बेरियम सल्फेट का क्या होता है, अवक्षेप होता है। अवक्षेप हमेशा ठोस होता है, इसलिए इसके पीछे S लगा लेते हैं। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम देखते हैं अभिकारक के अंदर सोडियम की संख्या है वह 2 है, जबकि उत्पाद के अंदर सोडियम की संख्या 1 है। तो उत्पाद के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है इसके आगे 2 लगा लेते हैं। 2 लगाने से सोडियम की संख्या 2 हो जाती है और क्लोरीन की संख्या 2 हो जाती है।
क्लोरीन अभिकारक के अंदर भी 2 है और उत्पाद के अंदर भी 2 है। इस तरह से हम देखते हैं सभी परमाणु संतुलित हो जाते हैं। अगला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जलीय है तो इसको एक्वेटिक AQ लिखा जाता है। फिर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी जलीय है, इसके लिए आगे भी एक्वेटिक AQ लगा दिया। इससे जो उत्पाद बना सोडियम क्लोराइड NaCl, ये विलयन है तो इसके लिए लिक्विड L लगाया। और साथ में बना जल चूंकि लिक्विड होता है इसलिए L लगाते हैं। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। एक बार पुनः स्पष्ट कर लेता हूं कि जो जलीय होता है पदार्थ उसके लिए एक्वेटिक AQ लगता है, जो विलयन होता है उसके पीछे लिक्विड यानी कि L लगता है, और जो सॉलिड ठोस होता है उसके पीछे S लगता है। अगर कोई गैस बनती है तो गैस के लिए G लगाया जाता है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। मैग्नीशियम रिबिन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना का सुनामांकित चित्र बनाइए। ये अभी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो ये चित्र आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि अगली बार परीक्षा में आए तो आप उसे बना सकें। दूसरा है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण का सुनामांकित चित्र बनाइए। तो इसके अंदर भी आपको जो कॉनिकल फ्लास्क वाला चित्र दे रखा है, चित्र 1.2, वो चित्र बनाना है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, उनके क्या उदाहरण हैं और उनसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया भी है। जैसा कि नाम है संयोजन, यानी कि इसके अंदर कुछ न कुछ जुड़ता है। संयोजन का ना यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होते होंगे। तो परिभाषा एक बार अपन देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद जो है वो एकल उत्पाद होता है। जैसे इसका उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे अपन चूना भी कहते हैं, कि जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो चूना है उसकी अगर अपन जल से अभिक्रिया कराते हैं तो तीव्र अभिक्रिया होगी, और तीव्र अभिक्रिया होने के साथ साथ क्या होगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ये अपन जो पुराने लोग होते थे जो चूने से पुताई का काम करते थे, तो वो कुछ लोग जो ग्रामीण वासी हैं वो इसके बारे में अच्छा से जानते होंगे कि चूने को जैसे पानी में डालते हैं तो पात्र है वो गर्म हो जाता है, ऊष्मा बहुत सारी निकलती है। इसका रासायनिक समीकरण दे रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये ठोस है इसलिए S लगाया है, और इसकी जल से अभिक्रिया, जल का अणुसूत्र है H2O, और ये विलयन है इसलिए लिक्विड L लगाया है, और इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये जल के अंदर जलीय हैं तो इसके लिए एक्वेटिक यानी कि AQ लगाया है और साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इससे एक प्रश्न बनता है। अब प्रश्न क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आने के लायक भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित एक गैस X जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है से अभिक्रिया कर एक यौगिक Y का निर्माण करता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। जो Y यौगिक निर्माण होता है उससे क्या होता है, दीवारों पर चमक आ जाती है।
तो गैस X व यौगिक Y का नाम बताओ। अब देखो इस प्रश्न के अंदर X का हिंट दे रखा है कि जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी कि चूने के पानी को दूधिया करने वाली एक ही गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो X हमारा जो यहां पर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और Y जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके नीचे अभिक्रिया दे रखी है, वो आप ध्यान से देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से है और इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो चमकदार पदार्थ है, और साथ में बनता है जल। तो ये प्रश्न आप अच्छे से समझ लीजिए, और ऐसा प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अगला संयोजन का उदाहरण है कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, तो इसका प्रतीक जो लिया जाता है वो C लिया जाता है। चूंकि ठोस है तो इसके साथ S लगाते हैं, और साथ में कोई भी पदार्थ का जो दहन होता है वो हमेशा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर भी दो अभिकारक हैं और उत्पाद एक है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। अगला उदाहरण है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण, यानी कि इसमें भी दो अभिकारक हैं और उत्पाद एकल है। तो यहां पर इसकी अभिक्रिया दे रखी है, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, दोनों संयोग करके दो अणु जल के निर्माण करते हैं। H2 + O2 2H2O। अब इसी अभिक्रिया से रिलेटेड एक अन्य अभिक्रिया है जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। जैसे अभी इससे पहले अपन ने उदाहरण देखा था ऊपर, एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम जब जलता है तो उसके साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसी के साथ ये जो अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं मेथेन को, जिसका सूत्र होता है CH4। मेथेन का दहन किया जाता है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और साथ में मुक्त होती है ऊर्जा। क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण है इसका मानव में शोषण। हम सब जानते हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। यह ऑक्सीजन गैस है वो हमारे शरीर के अंदर या रुधिर के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज है उससे अभिक्रिया करता है, और ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है और साथ में ऊर्जा बनाता है। क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला इसका उदाहरण है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। साग सब्जियां यानी कि जो बची खुची जो सब्जियां होती हैं या फिर
ये जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, इनका जो विघटन होता है, कंपोस्ट कंपोस्ट यानी कि खाद बनती है, तो वो भी अभिक्रिया है, उसके अंदर भी ऊर्जा मुक्त होती है और इसलिए वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये हो गई आपके संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है दूसरे नंबर पे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपने देखा संयोजन में क्या होता था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते थे, जबकि अब संयोजन का बिल्कुल विपरीत कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहां पर एकल अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद में टूटता है। उदाहरण के लिए है जैसे फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन करने पर, ऊष्मीय वियोजन करने का मतलब है कि फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो वह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि फेरस सल्फेट अभिकारक अकेला है, लेकिन इसको जैसे ही ऊष्मा दी जाती है तो यह तीन उत्पाद में टूट जाता है। पहला है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, इन तीनों उत्पाद के अंदर ये टूट जाता है। अगला इसका उदाहरण है ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड चूना व कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो इसका समीकरण आप देख लीजिए, CaCO3, इसको ऊष्मा दी गई और इससे बना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बूझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण इसका, अगला उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर उसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में वियोजन। लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जैसे ही ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा के लिए अपन तापन शब्द का उपयोग कर सकते हैं, तीर के निशान के ऊपर तापन लिखा गया है, और इसमें उत्पाद बनते हैं PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन O2। तो लेड नाइट्रेट का इन तीनों के अंदर वियोजन होता है। अभी तक हमने जो तीनों उदाहरण देखे हैं वो सारे ऊष्मीय वियोजन के थे, यानी कि उसमें ऊष्मा देनी पड़ती थी। अब अगला जो उदाहरण है जल का विद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करके भी वियोजन किया जा सकता है। जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें दो अणु हाइड्रोजन गैस के और एक अणु ऑक्सीजन का प्राप्त होता है, और इससे संबंधित चित्र हैं वो आपकी नोटबुक के अंदर दे रखा है, और उसके अंदर चित्र देखकर आप चित्र बनाने का प्रयास करिएगा। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर, और आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी दिया हुआ है, तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लें। अगला है सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशिक अपघटन, यानी कि ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, और तीसरे नंबर पर है प्रकाशिक अपघटन, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अंदर किसी पदार्थ का वियोजित होना है, वो प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। इसके अंदर उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको सूर्य का प्रकाश के अंदर रखा तो ये सिल्वर और क्लोरीन के अंदर वियोजित हो गया। यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, यहां सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो श्वेत है, लेकिन जैसे ही ये सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाता है तो इसका रंग बदलकर धूसर हो जाता है। धूसर क्यों होता है? क्योंकि ये सिल्वर और क्लोरीन के अंदर वियोजित हो जाता है, सिल्वर बनने के कारण इसका रंग धूसर हो जाता है। अगला है
सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाशिक अपघटन। सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हुआ वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड। 2AgBr सूर्य का प्रकाश, इससे बना 2Ag और Br2, यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन में यह वियोजित हो गया। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां दे रखी है कि इस अभिक्रिया का उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब प्रश्न 11 पे दे रखे प्रश्नों के उत्तर। यहां पर एक प्रश्न दे रखा है जिसके अंदर पूछा गया है कि एक अभिकारक X है जिसकी जल से साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो X का नाम बताइए। तो X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaO। इसकी अभिक्रिया जल के साथ लिखिए, तो CaO प्लस H2O, तीर का निशान, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस ऊष्मा। दूसरा है, मैंने कहा था कि जल के विद्युत अपघटन के संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें पूछा गया था कि एक परखनली की तुलना में दूसरी परखनली के अंदर जो गैस की मात्रा है वो दुगुनी क्यों है, दुगुनी क्यों है? तो इसका उत्तर है जल के दो अणुओं के विद्युत वियोजन से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से दुगुनी प्राप्त होती है। यानी कि जल के दो अणु अगर विद्युत अपघटन उसका किया जाता है तो दो अणु हाइड्रोजन के बनते हैं और एक अणु ऑक्सीजन का बनता है। इस कारण एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी होती है। यह गैस हाइड्रोजन है। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन दर्शाने के लिए सुनामांकित चित्र बनाइए एवं रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसका चित्र है 1.6। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन दर्शाने के लिए सुनामांकित चित्र बनाइए। चित्र इसका 1.5 है, यह चित्र भी आपको बनाना है। इसके बाद है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा को देना पड़ता है, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे विद्युत के रूप में हो, चाहे ऊष्मा के रूप में हो, हमें ऊष्मा को देना पड़ता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया संपन्न होती है तब हम देखते हैं कि जो अभिक्रिया का पात्र होता है वो सामान्यतः ठंडा हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया कराते हैं तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट आती है विस्थापन अभिक्रिया। आगे हम चर्चा करते हैं, तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा इसको समझ लें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है आयरन यानी कि लोहा, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर का मतलब तांबा, यानी कि आयरन है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वो कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका रासायनिक समीकरण दे रखा है। सबसे पहले Fe यानी कि आयरन, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, और इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो कॉपर है वो कॉपर सल्फेट से निकल गया और बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया यानी कि Cu भूरा रंग, यानी कि कॉपर सल्फेट जो था वो नीले रंग का था और आयरन सल्फेट बनने के कारण इसका रंग है वो हरा हो गया।
इसका एक प्रयोग दे रखा है, जिसके चित्र आप अपनी बुक के अंदर देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। एक बीकर के अंदर क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन लेकर उसके अंदर लोहे की छड़ डाल दी जाती है। लोहे की छड़ डाल दो या कील डाल दो और इसे कुछ देर के लिए रख देते हैं, ऐसे ही आधा घंटा घंटा भर के लिए। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो हरे रंग में बदल जाता है, और जो कॉपर की कीलें होती हैं, लोहे की जो कीलें होती हैं, उस लोहे की कीलों के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये भूरे रंग का पदार्थ है, वो कॉपर होता है। यानी कि इस लोहे ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल दिया और आयरन सल्फेट बन गया, जिससे उसका रंग हरा हो गया, और जो लोहे की कील है उस पर भूरे रंग का पदार्थ यानी कि कॉपर चढ़ गया। फिर इसका अगला उदाहरण है जिंक द्वारा कॉपर का विस्थापन। जिंक है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इससे इसका जो रासायनिक समीकरण है वो देख लीजिए आराम से। जिंक ZnCuSO4 कॉपर सल्फेट, इससे बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट और Cu कॉपर। इसके बाद आता है अगला उदाहरण लेड द्वारा कॉपर का विस्थापन। लेड यानी कि सीसा, लेड है वो कॉपर से ज्यादा यानी कि अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। लेड का प्रतीक है Pb, कॉपर क्लोराइड CuCl2, इन दोनों की अभिक्रिया हुई और इससे बना PbCl2 लेड क्लोराइड, और Cu कॉपर निकल गया। अगली जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो अभिकारक है, उनके जो आयन हैं वो परस्पर एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो यहां पर अपन ध्यान देते हैं सोडियम सल्फेट में सोडियम और सल्फेट आयन है और बेरियम क्लोराइड में बेरियम और क्लोरीन आयन है। अब होता क्या है इस अभिक्रिया के अंदर, जो सल्फेट आयन है वो बेरियम के साथ चला जाता है और बेरियम के साथ जो क्लोरीन आयन है वो सोडियम के साथ चला जाता है। यानी कि यहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। यह एक चीज और महत्वपूर्ण है, यहां पर एक अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का। तो एक और अभिक्रिया इसके अंदर आ जाती है जिसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो वहां पर ये द्विविस्थापन की जो अभिक्रिया दे रखी है ये अभिक्रिया हमें इसका उदाहरण दे सकते हैं। अगली अभिक्रिया है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो अथवा हाइड्रोजन की कमी हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई पदार्थ है उसके अंदर यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण यहां पर कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर वह ऑक्सीजन से क्रिया कर कॉपर ऑक्साइड की काली परत बनाता है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, यानी कि ऑक्सीजन का इसके अंदर योग होता है और ये बनता है कॉपर ऑक्साइड Cu+O2 और इससे बनता है 2CuO। तो यहां पर हम देख रहे हैं
ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ संयोग कर रही है, इसलिए इसका उपचयन हो रहा है। इसका और भी उदाहरण है, मैग्नीशियम का दहन और कार्बन का दहन, वो भी उपचयन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है, Mg+O2 2MgO बनता है। कार्बन का दहन है तो C+O2 CO2 बनता है, तो वहां पर भी आपके उपचयन अभिक्रिया होती है। अब आता है अगली अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा समझ लें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। यहां कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का अभिक्रिया हो रही है और इससे क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में अपचयित हो जाता है और साथ में जल बनता है। इसकी अभिक्रिया है CuO+H2, इससे बनता है Cu+H2O। तो यहां पुनः ध्यान देने योग्य बात है, जो CuO है इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और ये Cu में बदलता है, इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। अब इससे अगली क्रिया आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, तो इस संयुक्त अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, इससे कॉपर और जल बनता है तो CuO+H2, इससे बनता है CuH2O। तो यहां पर जो CuO है इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और Cu बनता है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है इसके अंदर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए इसका उपचयन हो रहा है। दूसरा उदाहरण है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन C और इससे बन रहा है जिंक Zn+CO। तो हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड में जो ZnO है इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये जिंक में अपचयित हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को कह रहे हैं अपचयन। और जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब इसका उपचयन हो रहा है। अगला उदाहरण है मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, इससे बनता है मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन। तो यहां पर जो मैग्नीज ऑक्साइड है इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये मैग्नीज क्लोराइड में बदल रहा है, इसलिए इसका अपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्लोरीन के अंदर क्लोरीन के अंदर इसका उपचयन हो रहा है, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन की कमी हो रही है। हाइड्रोजन की कमी होने पर उपचयन होता है और ऑक्सीजन की कमी होने पर अपचयन होता है। अब आता है उपचयन अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव। सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के रूप में लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये इसके उदाहरण हैं। तो हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं संक्षारण से बहुत ही हानि होती है, जान माल की हानि होती है, आर्थिक रूप से बहुत सारी हानि होती है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है।
अब अगला आता है विकृत गंधिता। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखने पर उनका उपचयन हो जाता है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। पुनः एक बार, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखने पर उनका उपचयन हो जाता है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी कि प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जैसे चिप्स की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। चूंकि ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन है वो अक्रिय गैस है, अक्रिय नहीं, कम सक्रिय गैस है। तो कम सक्रिय गैस होने के कारण क्या है, उपचयन की दर है वो कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, चिप्स की पैकिंग के अंदर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भर दी जाती है। इस तरह से ये पार्ट लगभग आपके पूरा हो गया है। अब इसके पार्ट के जो प्रश्न संख्या 15 पे जो प्रश्न दे रखे हैं उसके उत्तर आपको दिए जा रहे हैं। पहले प्रश्न जो है उसका उत्तर है, लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा आयरन ऑक्साइड यानी कि मलिन रंग बनाता है। दूसरा इसका उदाहरण है जो आपसे पूछा गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड Ki, इससे बनता है लेड आयोडाइड PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और अगला तीसरा प्रश्न है, इसके अंदर उपचयित हो रहे पदार्थ और अपचयित हो रहे पदार्थ की पहचान करनी है। तो यहां पर जो पहली अभिक्रिया दे रखी है सोडियम और ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड जो बन रहा है, इसके अंदर सोडियम का उपचयन हो रहा है क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया है जिसको अपन पहले भी समझ चुके हैं, यहाँ पर जो CuO है कॉपर ऑक्साइड, इसका कॉपर के अंदर अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इसका उपचयन हो रहा है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन का सुनामांकित चित्र बनाइए। चित्र संख्या 1.10 जो आप किताब से देख लीजिएगा। आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट से कॉपर के विस्थापन को सुनामांकित चित्र द्वारा समझाओ। इसका चित्र 1.8 A और B दोनों चित्र हैं जो विस्थापन अभिक्रिया के हैं। अगला है तीसरा, सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है? तो सिल्वर क्लोराइड है वो श्वेत रंग का होता है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। संक्षारण और विकृत गंधिता, ये परीक्षा में आने के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। रासायनिक समीकरण संतुलीकरण। उदाहरण 1, यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया दिखाई गई है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है Mg+O2 MgO। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलीकरण करने से पहले हमें प्रत्येक यौगिक के चारों ओर एक बॉक्स बनाना होगा। जैसे Mg के चारों ओर एक बॉक्स, O2 के चारों ओर बॉक्स और MgO के चारों ओर बॉक्स। दूसरा चरण है, हमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या लिखनी है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं और मैग्नीशियम की संख्या अभिकारक में 1 और उत्पाद में 1। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 2 और उत्पाद में 1। अगला चरण है, हमें सर्वाधिक परमाणु संख्या वाले तत्व की पहचान करनी है। तो सर्वाधिक परमाणु संख्या वाला तत्व है ऑक्सीजन, जिसकी संख्या अभिकारक के अंदर 2 है और उत्पाद के अंदर इसकी संख्या 1 है। तो उत्पाद में इसकी संख्या 2 करने के लिए हम उसे 2 से गुणा कर देते हैं, तो इसकी संख्या 2 हो जाती है। यानी कि MgO के आगे हमें 2 लगाना है। अब हमारा जो समीकरण होगा Mg+O2
2MgO। अगला जो चरण है उसके अंदर हम देखते हैं कि अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है जबकि उत्पाद में अब मैग्नीशियम 2 हो गए हैं। तो अभिकारक में मैग्नीशियम को 2 करने के लिए हम 2 से गुणा करते हैं और Mg के आगे 2 लगाते हैं, जिससे कि मैग्नीशियम 2 हो जाता है। अब लिखते हैं इसको 2Mg + O2 2MgO। अब बॉक्स को हटा देते हैं और अब हमारा हो जाता है Mg + O2 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 परमाणु अभिकारक में भी हैं और उत्पाद में भी 2 मैग्नीशियम के परमाणु हैं। ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु उत्पाद के अंदर भी 2 है। इस प्रकार हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है। अब एक और उदाहरण के द्वारा इसको और ज़्यादा समझते हैं। पहला उदाहरण काफ़ी सरल था। दूसरे उदाहरण के अंदर हम ले रहे हैं आयरन की जल के साथ अभिक्रिया। इसके अंदर Fe + H2O, इससे बनता है Fe3O4 + H2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रत्येक यौगिक के चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। Fe के चारों ओर बॉक्स, H2O के चारों ओर बॉक्स, Fe3O4 के चारों ओर बॉक्स और H2 के चारों ओर बॉक्स। हमें ये ध्यान रखना है कि समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। कोई भी अगर संख्या लिखी जाएगी तो बॉक्स के आगे लिखी जाएगी। अब दूसरा जो चरण है, दूसरे चरण के अंदर अभिकारक और उत्पाद के अंदर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या लिखी जानी है। पहले तो पहचान करने की तत्व कौन कौन से हैं, तो Fe, H और O, यानी कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व हैं और इसके परमाणुओं की संख्या अभिकारक के अंदर लिखी गई है। Fe की संख्या है 1 अभिकारक में, उत्पाद में 3। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में है 2 और उत्पाद में इसकी संख्या है 2। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 1 और उत्पाद में इसकी संख्या है 4। अब सर्वाधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों की पहचान करनी है। तो इसमें सबसे अधिक परमाणु संख्या है, आप देखेंगे, ऑक्सीजन, जिसकी उत्पाद के अंदर संख्या 4 है। तो उत्पाद में इसकी संख्या 4 है, तो हमें अभिकारक में भी इसकी संख्या को 4 करना होगा। अब ऑक्सीजन किसके साथ है, H2O के साथ है, तो H2O के आगे हम 4 से गुणा करेंगे, 1 × 4, यानी कि H2O के आगे 4 लगा जाएगा। अब हमारा जो समीकरण होगा Fe + 4H2O + Fe3O4 + H2। अब अगले चरण के अंदर हम देखते हैं अगला चरण जो चौथा चरण है, चौथे चरण में हम देखते हैं कि हमने जैसे ही ऑक्सीजन की संख्या को 4 किया तो हाइड्रोजन की संख्या है वो अभिकारक के अंदर 4 × 2 यानी कि 8 हो जाती है। तो इस 8 संख्या को संतुलीकरण करने के लिए हम उत्पाद के अंदर जहां हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के आगे 4 लगा लेते हैं, यानी कि 4 से गुणा करते हैं, तो 2 × 4 8 हो जाएंगे, यानी कि H2 के आगे 4 लिखा जाएगा। अब हमारा जो समीकरण होगा Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। अब हमारा चरण होगा पांचवें चरण में हम देखते हैं कि अभिकारक के अंदर Fe यानी कि आयरन की संख्या 1 है, जबकि उत्पाद के अंदर इसकी संख्या Fe3 यानी कि 3 है। तो हमें अभिकारक के अंदर इसकी संख्या को 3 में करने के लिए इसे 3 से गुणा करते हैं, यानी कि Fe के आगे अब 3 लगाएंगे। तो हमारा समीकरण होगा 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। अब हम अंत के अंदर क्या करते हैं, बॉक्स को हटा देते हैं और हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है वो हो जाता है 3Fe 4H2O Fe3O4 + 4H2। इस प्रकार से हमारा रासायनिक समीकरण है वो संतुलीकरण हो जाता है। आपको भी हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको समस्या आ रही हो, कोई ऐसा समीकरण हो जो आपसे संतुलित नहीं हो रहा हो,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस अध्याय के सारे टॉपिक पसंद आए होंगे। तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें